हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद अभय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। क्लास अच्छी लग रही होगी, पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, जिसमें क्लास 7 की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। क्लास 6 की हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया है। चैनल पर वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उसको कवर कर सकते हैं अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की जो हिस्ट्री है उसका चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में चौथा चैप्टर है मुगल, जो कि 16वीं से 17वीं शताब्दी तक इसमें दिया हुआ है इस चैप्टर में। बच्चों, आप लोगों ने बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, इन लोगों का नाम सुना ही होगा। इनके वंशों को मुगल कहते थे। तो इनके वंशों की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इनको हम पढ़ते हैं। इस चैप्टर में दिया हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। बच्चों, भारत की संस्कृति और भाषा, रहन सहन जगह जगह पर बदलती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। हर जगह पे आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं। इस वजह से आपको यहाँ पे शासन कर पाना अत्यंत कठिन था। उस टाइम पे मध्यकालीन में शासन कर पाना अत्यधिक कठिन था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये बच्चों देखिए, दिल्ली का लाल किला जो मुगलों का निवास स्थान था। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री यहाँ से भाषण देते हैं। यहाँ पे झंडा फहराया जाता है, जो कि मुगल वंश का था। तो बच्चों, मुगल कौन थे, कहाँ से आए, इनके बारे में जानते हैं। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। जो चंगेज खान था, चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर वह राज करता था। तो माता उन्हीं चंगेज खान की ओर से थी। पिता की ओर से वे ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जो वर्तमान ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की है, इन सब के शासक जो थे तैमूर, जिनकी मृत्यु 1414 में हो गई, के वंशज थे। तो दो महान शासकों के वंशज थे मुगल। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। जो चंगेज खान था बच्चों, बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, बहुत ही लोगों को मारा था वो। इस वजह से उससे जो जुड़ी स्मृतियां थी, इस वजह से मुगल अपने आप को मंगोल या मुगल नहीं कहलवाना पसंद करते थे। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि इनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया।
मुगल सैन्य अभियान, जो मुगलों की जो सैन्य अभियान थी वह कैसी थी, इसके बारे में देखते हैं। प्रथम मुगल शासक बाबर, जिसका शासनकाल था 1526 से लेकर 1530 तक, ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। जब वह उत्तराधिकार बना फरगाना राज्य का 1494 में, तो अब केवल 12 वर्ष का था बच्चों। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसने अपनी पैतृक गद्दी को छोड़नी पड़ी। बाबर वहां से अपनी गद्दी को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल कहाँ पे है बच्चों इस टाइम पे? अफगानिस्तान में है। तो वहां पे वह कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। जो 1526 में उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी का शासनकाल था। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। उसके बाद उसने इब्राहिम लोदी को हरा देता है उस युद्ध में और मुगल वंश का स्थापना करता है भारत में। अब देखिए बच्चों, चित्र 3 में दिखाया हुआ है 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया, जिसके वजह से वह जीत पाया। यहाँ पे देखिए बच्चों, मुगलों ने तोपों का प्रयोग किया था। सैन्य इनका अभियान बहुत ही मजबूत था, जिसकी वजह से यह भारत पर कब्जा कर पाए, अपने मुगल वंश का स्थापना कर पाए। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदयाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था? ज्येष्ठ अधिकार या सहदायाद? हमको तो यही सही लगता है बच्चों, क्योंकि अगर सभी पुत्रों में समानता को देखते हुए बराबर सबको हिस्सा दे दिया जाए तो सही है। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों के अन्य शासकों के साथ क्या संबंध थे, इसके बारे में देखते हैं बच्चों। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। बच्चों, जहांगीर की जो माँ थी कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर, जो वर्तमान जयपुर में है, के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़, जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वह हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उनकी जागीरें वतन के जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अन्य अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। मुगल जो है लोगों को पराजित तो करते थे, लेकिन उनको अपमानित नहीं करते थे। उनके
जो जगह वगैरह जागीर वगैरह रहती थी उनको वापस कर देते थे, जिसकी वजह से वह प्रभावी शासक के रूप में जाने जाने लगे। मनसबदार और जागीर। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। जो मुगलों की सेवा में आते थे वो मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण करने के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीर पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी भी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ा था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार ही, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से लेकर 1580 तक के लिए कृषि के पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे का मतलब होता है प्रांत, को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। जो लोग कर इकट्ठा करते थे उसी को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया।
कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी-कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। ये देखिए बच्चों चित्र को, इसमें कह रहा है शाहजहां के राज्य काल के एक लघु चित्र के ब्यौरे। यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए एक एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुआ। इस चित्र को देखिए बच्चों, अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर, ये उस टाइम का चित्र है। अबुल फजल ने अकबर की बारे में लिखा हुआ है जिसे अकबरनामा कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सब ये रोचक आयाम है। विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण है। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। जो नूरजहां थी जहांगीर की पत्नी थी, जो कि बाद में शादी होती है। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रहीं। उसको समय समय पर सहयोग देती रहीं। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण किए थे। दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। बाईं ओर दिया गया है दस्तावेज, नूरजहां द्वारा जारी किए गया आदेश फरमान। चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गईं। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला हैं। सुलह-ए-कुल। अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। देखिए नीचे वर्णन है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थीं, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग था। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति सुलह-ए-कुल के सिद्धांत का पालन किया। 17वीं शताब्दी में और उनके पश्चात मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसे प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए।
सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8,000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी सी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ नए वंश स्थापित किए गए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांतों में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में इतना रहा। आगे की कक्षाओं में हम इसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बच्चों, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन या कमेंट में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।